इस ये बार इस वाले अटेम्प्ट में अपने सीबीटी 1 और सीबी 2 में क्या मार्क्स आए? तो यार आपने सेमेस्टर से ही फाइनल सेमेस्टर में ही आपने अपनी सोच लिया था कि मुझे तैयारी शुरू करनी मतलब बहुत ही अदर स्टेट के ए जेई के पीवाईक्यूज मतलब बहुत बहुत अच्छे से लगा दिया मैंने। एडीए जेईडी ट्रिपल एसबी जेके एसएसबी 6 से 7 घंटे तो एक मिनिमम टाइम है जो हमें अपने पढ़ाई के दौरान देना पड़ेगा और रेगुलर देना पड़ेगा। प्रैक्टिस देके, टेस्ट देके, मॉक देके धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होता है और वो अल्टीमेटली रिजल्ट में अफेक्ट करता है। तो आपको टेक नॉन टेक करते रहना है और बाकी जो जिसका एक अटेम्प्ट हो चुका है तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कैसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं डियर आप सभी? और एसएससी जेई सीबी 2 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस बार हमें देखने को मिला और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 13 विराग गुप्ता। विराग, वेलकम है आपका इंजीनियर्स वाला पे और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और एक बार अपनी जर्नी जरूर बताइए, अपने बारे में जरूर बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने प्लेटफॉर्म दिया एक बात रखने का ताकि बच्चों को हेल्प हो सके जिससे। तो माय नेम इज विराग गुप्ता। मैं महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूँ। मुंबई में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं, अंबरनाथ करके। मैंने सर 2024 में मैं पास आउट हुआ था। हम्म। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। ओके। 2024 में ही पास आउट हो गया था मैं। फिर उसके बाद मैंने 2024 में ही फरवरी में जो अपना अशोका 2024 बैच सी, उसमें अच्छा। मैं एनरोल हो चुका था। मतलब मैं लास्ट सेमेस्टर में था कॉलेज के। हम्म। एसएससी जे और आरआरबी जे के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था कि गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं जेई के लिए। तो हम्म। मैं लास्ट सेमेस्टर में एनरोल हो चुका था और फिर मैंने क्लासेस शुरू की धीरे धीरे। तभी हम्म। आपका सॉइल मैकेनिक्स चालू हुआ था और हम्म। उसी तरह से एनवायरमेंट में मैं पैदल ही करता था धीरे धीरे। बट वो मैं फुल फ्लेजेड तैयारी चालू नहीं कर पाया था। मैंने सोचा हम्म। कि एक बार मेरा बीटेक खत्म हो जाएगा तो फिर मैं घर से अच्छे से तैयारी करूंगा। फिर मैंने वही स्टार्ट किया और हम्म। फिर पूरा सिलेबस मेजर सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए पीडब्ल्यू ऐप से। फिर मेजोरिटी ओके। सब्जेक्ट्स से मैंने उनसे कवर कर लिया, नोट्स क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट हो गए। फिर हम्म। वाईटी के सेशंस में प्रैक्टिस, फिर हम्म। टेस्ट सीरीज में भी एनरोल हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहा। फिर वही ओके। सर पेपर देता रहा देता रहा देता रहा। हम्म। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा वैसे। फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट तो मेरा सीरियस था नहीं एसएससी जेई का, क्योंकि मेरे वो टाइम तो तैयारी नहीं हुई थी। वो हम्म। टाइम में मेरे 75 नंबर ही थे प्री में। क्योंकि अच्छा। मैंने अटेम्प्ट ही 80 किए थे। मैं सोचा था कि मेरे पास यहाँ से कुछ गेन करने के लिए है नहीं, तो मैं कॉन्फिडेंस गेन करना था कि मेरी एक्यूरेसी ठीक ठाक रहनी चाहिए, ताकि हम्म। नेक्स्ट एग्जाम के लिए मुझे थोड़ा पता है कि एक्यूरेसी से करूंगा तो हो जाए। और इस बिल्कुल बार विराट, तो आज मेरे आपका सेकंड अटेम्प्ट ही है ना? जैसे हाँ इस ये बार इस वाले अटेम्प्ट में सर, अपने सीबीटी 1 और सीबी 2 में क्या मार्क्स आए? इस अटेम्प्ट में मेरे प्री में थे नॉर्मलाइज 150.6 ओके। एंड मेंस में मेरे रॉ थे जो अभी पता है 230 थे मेरे से, दो सौ ओके। बत्तीस ओके। तो ओके। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बाद में पता चलेगा फाइनल। हाँ हाँ, फाइनल मार्क्स तो भी हाँ, आ जाएंगे। टोटल नेट में मेरे 383 बन रहे थे, 383 टोटल। 383 टोटल बन रहे हैं। वो बहुत बढ़िया। नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ गए होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि 388 के अराउंड आई थिंक अनरिजर्व की जी, कट ऑफ है बन सीपीडब्ल्यूडी की, तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में थोड़े नंबर हाँ आपके बड़े होंगे उसमें। बहुत बढ़िया। तो यार आपने सेमेस्टर से ही फाइनल सेमेस्टर में ही आपने अपनी सोच लिया था कि मुझे तैयारी शुरू करनी मतलब बहुत ही एक राइट टाइम पे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है थोड़ा। क्योंकि क्या लगता है आपको कि एसएससी जेई जैसा एग्जाम जो है उसमें कितना एक नॉर्मल टाइम लगता है उस एग्जाम को क्लियर करने में? और पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां ऐसी करी थी आपने जो सेकेंड अटेम्प्ट में आपने दोहराई नहीं? सर वैसे अगर किसी बच्चे को शुरुआत करना है तो वो थर्ड ईयर से भी कर सकता है, सिक्स हम्म। सेमेस्टर से। वो भी एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि उसको लास्ट ओके। ईयर में ऐसा कुछ टाइम नहीं आता पढ़ाई का, हम्म। तो वो दे हम्म। सकता है उसको। थर्ड ईयर या तो फोर्थ ईयर में तो एनरोल कर ही ले, क्योंकि उसके पास एक एज रहेगा ओवर द अदर्स की, वो जल्दी शुरुआत अर्ली बिगनिंग कर। हम्म। सर फर्स्ट ईयर में मेरे पास, मैंने बताया कि मैं जब शुरुआत किया था तो मेरे 3 4 सब्जेक्ट थे टेक्निकल के। हम्म। और जीके जीएस तो मेरा वो ही नहीं था तभी मैं, क्योंकि मेरा मतलब नॉन टेक वैसे थोड़ा जीके जीएस में हिला हुआ था, तो मेरे बाद में कवर किया हुआ था। फिर हम्म। सेकंड अटेम्प्ट आते आते मैं सीरियस हो गया था सर। मतलब मैं डेली नॉन टेक को भी टाइम दे रहा था, 2 आवर्स जीके जीएस कर रहा था। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज हुई जीके जीएस को लेके, बट ओके। वो फिर जैसे तैसे होता है कि आपको करते रहना है बस, क्योंकि हम्म। आपके साथ रेस में भी इंजीनियर्स ही हैं। आपके साथ रेस में करेक्ट। नॉन टेक वाले बच्चे नहीं कि जिनका जीके जीएस बहुत ही मतलब वो लेवल का पहुंच चुका है। तो आपको करेक्ट। एक करेक्ट। डिसेंट स्कोर करना है। जैसे 50 में जीके जीएस में आपके 25 आ जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 50% हम्म। जीके जीएस में आप 50 में 25 स्कोर कर दे। हम्म। रीजनिंग इजी आती है, रीजनिंग में 45 इजिली स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। आप हम्म। क्वेश्चन तो 45 वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। और टेक्निकल सर में मतलब बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाए मैंने। एसएससी जेई तो पूरा कर लिया था। अदर हम्म। स्टेट के ए जेई के पीवाईक्यूज मतलब बहुत बहुत अच्छे से लगा दिया मैंने। एडीए जेईडी ट्रिपल एसबी जेके एसएसबी यूपी ट्रिपल हम्म। एससी
तमिलनाडु के, एमपी के, सब जगह के एई के और जेई के मैंने पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट लगा लिए थे। हम्म। और फिर वही सर, उससे से फिर एक मोटिवेशन मिलता रहा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि डेली आपको ये एग्जाम डिमांड नहीं करता कि आपको 10-11 घंटा पढ़ना है डेली। जेई और ए बिल्कुल। में आप 5 से 6 घंटे मोर देन इनफ, बट वो हम्म। 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। करेक्ट है। Consistency is the key, and you have to keep on working on your mistakes and everything. You have to prepare a mistake copy separate from डेफिनेटली। the separate from your main notes, so that you हम्म। can write all those mistakes which you are doing again and again on that copy. And हम्म। at the exam time, you can recall all those. बिल्कुल यार, मतलब दो देखो, 2-3 चीज़ें मैं पिक कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। एक तो आपकी अर्ली स्टार्ट था आपका। सेकंड है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीरियसनेस था, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीशन कहीं न कहीं पूरा नहीं था। इस वजह से वो अफेक्ट हुआ, अदरवाइज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप एक अच्छा चांस ले पाते। और सेकंड अटेम्प्ट में आपने वो सीरियसनेस, यानी सबसे पहले सिलेबस कवरेज का आपने ध्यान दिया और उसके साथ नॉन टेक पोर्शन, क्योंकि आपको ये आइडिया था कि यार कहीं न कहीं जीके, जीएस में सारा बच्चा फँसेगा, तो अगर मैं उसको हर्डल को क्रॉस कर जाता हूँ तो एक अपर एज मेरे पास रहेगी। और देखो, हर टॉपर को कहीं न कहीं आइडिया होता है कि यार, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव बनते हैं। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आपका कंप्लीट ऐड ऑन होता है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप सीबीटी 1 में इतना स्कोर कर जाओ कि आपके पास कट ऑफ के ऊपर इतने मार्क्स हो जाएँ कि आपका एक अपर एज रहे, जब आप सीबीटी 2 में देने जा रहे हो। तो ये बैक ऑफ द माइंड हर बच्चे के रहता है कि यार सीबीटी 1 में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और उस सीबीटी 1 में स्कोर करने के लिए सबसे सबसे क्रिटिकल पोर्शन जो होता है वो हमारा जीके जीएस ही होता है। बिकॉज़ वहाँ पर बहुत बच्चा एकदम लंप करता है, किसी के 7-8 नंबर ही आते हैं और कोई बच्चा अगर वहाँ 25 नंबर ले आए, तो आई थिंक वो एक बहुत अपर एज ले जाता है बाकी चीज़ों में। तो ये बहुत Yes, अच्छी sir. स्ट्रैटेजी मुझे आपकी लगी, प्लस कंसिस्टेंसी, जैसा आपने बताया कि 6 से 7 घंटे तो एक मिनिमम टाइम है, जो हमें अपने पढ़ाई के दौरान देना पड़ेगा और रेगुलर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमें एकदम मोटिवेशन आया और हमने 12-13 घंटे पढ़ाई कर ली और कल उसको बिल्कुल ही 2 घंटे की पढ़ाई पे आ गए। एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट जो स्टडी है वो होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से सीखना चाहिए, जो विराग ने किया, उन्होंने सारे पीवाईक्यूज लगाए अक्रॉस ऑल एग्जामिनेशन। ये नहीं सोचा कि एसएससी क्लियर करने के लिए मुझे सिर्फ एसएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं, है ना? क्योंकि डे बाय डे पेपर का लेवल आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस चीज की आपको आइडिया होना चाहिए कि अक्रॉस, अगर आप जितने स्टेट्स में एग्जाम हो रहे हैं, एएन का पेपर हो रहा है, अगर उनके पीवाईक्यूज लगाते हो तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, है ना? तो वो आपके काफी हेल्प करते हैं ओवर द टाइम। तो अलग ये अलग बहुत बोर्ड्स अच्छी। होते हैं। हाँ, कोई टीसीएस एग्जाम ले रहा है, कोई आईडीक्यूटी ले रहा है, तो उनका एक आपको पैटर्न पता रहता है कि कैसे कैसे हम्म। क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आरसीसी से कैसे बन रहे हैं, सॉम से कैसे बन रहे हैं, तो वो आइडिया लगता हम्म। है। क्योंकि अभी आईडीक्यूटी पैटर्न चेंज हुआ है, तो थोड़ा प्री में इस बार थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इजी लगा सबको, थोड़ा इजी था ही वो, बट वो हम्म। मेंस में उसने स्टील स्टील का ज्यादा वेटेज कर दिया। हम्म। जिसने स्टील में सिर्फ कोडर पोजिशंस के साथ साथ अपने को डिजाइन न्यूमेरिकल्स भी उसमें फोकस करना है। करेक्ट। तो वो आप डिजाइन न्यूमेरिकल्स आप सीखोगे तो फिर आपके लिए ये वाला मेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप और हाँ। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स को आप वीक मतलब उसको कम वेटेज नहीं देना, आपको हम्म। इक्वली सबको ट्रीट करना है। क्या पता अगले बार मेंस में स्ट्रक्चरल एनालिसिस से डिग्री ऑफ स्टडी डिटरमिनेसी निकालने के लिए आ जाए, हम्म। काइनेमेटिक डिटरमिनेसी सब आ सकते हैं, तो फिर वही कि सब सब्जेक्ट्स को वी हैव टू गिव इक्वल वेटेज। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल वेटेज, आपको इक्वल सीरियसनेस से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बिकॉज सरप्राइजिंगली इस बार स्टील में एकदम से ही 12 नंबर के क्वेश्चंस आ गए थे, है ना? 14 नंबर के क्वेश्चंस आ गए, तो वो दस बड़ा। बारह क्वेश्चन हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप एकदम ही पीडीएफ से बाहर हो जाओगे अगर आपने उसको थोड़ा सीरियसली नहीं पढ़ा है तो। बिल्कुल एकदम करेक्ट स्ट्रैटेजी है। विराग, मुझे ये बताइए यार, अगर कोई बच्चा, जैसे आपने तो बीटेक किया, अगर कोई बच्चा बिल्कुल डिप्लोमा से अगर तैयारी करना स्टार्ट करता है और जिसके बेसिक्स भी आज के टाइम पर बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उसे अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब कैसे वो पढ़ाई को करे ताकि वो अचीव कर पाए जो आज आपने किया? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक उनके पास एज क्या होता है कि हम जैसे 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वो 11th 12th और 3 साल वो सिविल का स्टार्ट कर चुके होते हैं। उनके हम्म। पास ये एक ऐसे कि वो हमसे पहले चालू कर देते सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना, क्योंकि वो लोग फील्ड में भी काम करते हैं। बस उनको हम्म। लगता है कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम लोग बीटेक से कम है। ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी ने सबको प्लेटफॉर्म दिया है कि डिप्लोमा वाला बच्चा भी क्रैक कर सकता है और एसएससी वाला बच्चा भी क्रैक कर सकता है। उनको करेक्ट। बस कोई भी एक मतलब कोर्स लेना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, नोट्स बनाते जाएंगे अपने अपने, फिर हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और हम्म। इंश्योर करना है कि हर शॉर्ट नोट्स तो हुई, जैसे बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, बीएमसी हो गया, हम्म। इनके आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि एंड में हम्म। फिर आपके पास इतनी मोटी बुक बनी होती है, तो फिर उसको देख के एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि रिवाइज कर पाऊंगा क्या। तो वो करेक्ट। पूरे मोटी बुक को आपको 10-12 पेज में आपके हैंड राइटिंग में छोटा छोटा लिख के जैसे आपको जम रहा है, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स हम्म। आपको समझ में
हुँ, शॉर्ट नोट्स सब सब्जेक्ट का बना लीजिए, मिस्टेक को आपकी हुँ, होनी चाहिए। क्योंकि डिप्लोमा वाले भी सर बहुत रैंक निकालते हैं और ये हर बार बिल्कुल, तो बिल्कुल, 100%। होते हैं। ऐसा हुँ, अंडरएस्टिमेट उनमें कुछ है नहीं ऐसा। वो हुँ। बीटेक नहीं भी करे तो भी सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री से भी उनकी अच्छी-अच्छी रैंक आ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। सॉल्व कर अच्छा, सकते हैं अपने घर में। विराग रिवीजन स्ट्रैटेजी अपनी क्या रही थी? मतलब क्योंकि एक बार पढ़ लिया आपने, क्वेश्चंस भी आप लगा रहे थे काफ़ी सारा, लेकिन होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत जल्दी दिमाग से स्लिप भी हो जाता है। अगर आप उसको फोकस नहीं करेंगे कुछ टाइम तक तो बिल्कुल डेटा गायब हो जाता है। तो कैसे रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करते थे आप? सर मेरे पास लाइब्रेरी में जाता था तो मेरे पास एक हैंडबुक होती थी तो वो हमेशा मेरे बैग में रखे रहती थी। तो ओके। मेरे हैंडबुक वो रही जिसमें मतलब पूरा सिविल के सब हुँ, सब्जेक्ट्स को पूरे कंसोलिडेट करके एक जगह रख के बिल्कुल। बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट हुँ, डेरिवेशंस, हुँ, इंपॉर्टेंट एजम्पशंस वो सब उसमें। तो वो आपको तो हैंडबुक को रिवाइज करते रहना। हैंडबुक में डेली कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो देखता ही था। फिर ओके। उससे हम और अलग-अलग सब्जेक्ट्स के कि एक दिन सर्वे उठा लिया, फिर फ्लूइड हुँ, मैकेनिक्स उठा लिया, फिर सॉइल उठा लिया, स्वार्म उठा लिया। हुँ, तो फिर आपको फिर क्योंकि सेम सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो फिर माइंड भी थोड़ा वो ट्रेन हो जाता है कि सिंगल सिंगल लाइन में जा रहा है। अलग-अलग वेरिएशन से पढ़ेंगे और मैं रिवीजन के लिए बेस्ट है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए आप, सबसे करेक्ट है। बेस्ट है। यूट्यूब हुँ, में कितने सारे टीचर्स हैं, फ्री सोल्व की इतने सारे टीचर्स लोग ने मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ले रखा है। आप हुँ, उनके वो करते रहिए प्रैक्टिस और जो आपको सही लग रहा है यूट्यूब में क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता है ना तो हुँ, लगता है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन-सा आएगा पता नहीं अपने को, तो पूरा वो एग्ज़ाम जैसे ट्रेन हो जाता है आपका। हुँ, रिवीजन हुँ, भी करना है साथ-साथ, शॉर्ट नोट्स का रिवाइज़ करना है, आपकी मिस्टेक कॉपी जो बनी है, उसको भी हुँ, देखते रहना है बीच-बीच में और श्योर करना है एंश्योर करना है कि हर संडे या तो जो आपका एक फिक्स डे है, उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। भले ही हुँ, आपका 40% सिलेबस हो या 50% सिलेबस हो। जो हुँ, आपका सिलेबस है, उसमें से देखना है कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। तो फुल लेंथ करेक्ट। टेस्ट भी देते रहना है, क्योंकि बहुत बच्चे दूर आते हैं कि हमारे कम नंबर आएँगे, तो फिर हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो वैसा हुँ, मेरे साथ भी होता था बट वो धीरे-धीरे फिर होते रहता है। जैसे मैं ओवर बिल्कुल द सही है। टाइम प्रैक्टिस प्रोग्रेस देके, टेस्ट देके, मॉक देके धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होता है और वो अल्टीमेटली रिज़ल्ट में अफ़ेक्ट करता है। विराग, जब सिलेक्शन हुआ, पीडीएफ रिज़ल्ट आया, किसको बताया सबसे पहले और घर में क्या माहौल है अभी के टाइम? सर वैसे अप्रैल में मेंस हो गया था तो फिर 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे हाँ। तो मैं तो मतलब ऐसा पहली बार हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट हर दिन एसएससी का वेबसाइट देखता रहता था कि कुछ हुँ, आज हुँ, आया कि हुँ, नहीं। हुँ, देखता था कोई और नोटिस आ गया तो फिर बट वही है कि आपको रिजल्ट मोस्टली आप कोई दूसरा ही बताएगा आपको। हुँ, तो मेरे घर में भी ऐसा मेरा बड़ा भाई है अच्छा। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने हुँ, मुझे बताया कि ओके, आपका रिजल्ट आया फिर मैंने चेक किया नाम क्योंकि बहुत हुँ, 3 महीने से ऊपर हो गए थे सर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड बिल्कुल, में हर तो बच्चा छोड़ ही वेट दिया कर था रहा कि था। जब आएगा हुँ, तब आएगा। अब हुँ, वेट नहीं करना छोड़ क्योंकि मैंने रेलवे का मेंस भी था मेरा और ओके, उसका भी आंसर की नहीं आ रहा था तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन था कि 2 तारीख के बाद आंसर की नहीं दे रहे हैं लोग। तो फिर वो हुँ, सोचा कि छोड़ देते हैं भाई जब आएगा तब आएगा। मैं हुँ, कल लाइब्रेरी गया था बहुत दिन बाद क्योंकि एग्ज़ाम की 2 तारीख को मेंस था मेरा। तो हुँ, सोचा अभी चालू करते धीरे-धीरे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा क्योंकि आदत छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल फिर सही बात। कल कल और देखो, शाम जब को ये डिले डिले होता है तो थोड़ा-सा टेंशन तो रहती है दिमाग में हाँ, कि वो 2-3 दिन फिर प्रेशर है। बच्चों लोग का निकल ही जाता है, फिर वो ना पढ़ने का मन करता है, ना कुछ आगे करने का। बट वही सही है। कि पढ़ते रहो थोड़ा बहुत। फिर वही नाम देखा लिस्ट में कि हाँ, हुँ, आया हुँ, फिर वही मम्मी को फिर बताया, मम्मी के आँख में थोड़ा आँसू निकल गए, फिर पापा आए, पापा भी हुँ, थोड़े नम हो गए। हुँ, क्योंकि मेरे पापा भी रेलवे में अभी एसएससी हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं अच्छा, इलेक्ट्रिकल क्या डिपार्टमेंट। क्या उनकी बात भी है! बहुत जॉइनिंग आरआरबी जेईई के थ्रू हुई थी। तो अरे वाह! उनकी वजह से मेरे में भी है कि मुझे भी आरआरबी जेईई निकालना था। मैं 2 बार दे चुका हूँ मेंस अभी। लास्ट टाइम भी दिया था बट मेरा नहीं हुआ था। इस बार दिया, इस बार पता नहीं देखते क्या होता है। और अभी सही इसमें है यार, हो गया तो बहुत फिर खुश तो हूँ। बहुत अच्छी गाइडेंस आपको घर में ही मिल रही है। सर अगर घर पे हैं और एसएससी लेवल तक हैं, आई थिंक ये तो बहुत अच्छा, आपके पास एक एडवांटेज भी है इस चीज़ का। तो ये तो मैनी कांग्रेचुलेशन, उनको अच्छा भी फ़ील हुआ होगा। देखो, जब फादर किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि यार मेरा बेटा भी उस डिपार्टमेंट में आए, है ना? जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने इतना टाइम दिया, अपनी पूरी लाइफ़ दी, तो उनको बड़ा प्राउड फ़ील होता है जब अपना बेटा ही उसके अंदर एक अच्छे डिपार्टमेंट, अच्छे लेवल तक पहुँचता है। तो आपका तो सपना रहा होगा आरआरबी में जाने का। है ना? वो माहौल देखने का जो आपने अपने घर में देखा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, चलो यार बहुत बढ़िया। मैंने लेकिन एसएससी भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और तो सीपीडब्ल्यूडी में, सीपीडब्ल्यूडी मतलब है मैंने ना? एक्सपेक्ट नहीं जो किया आपको, था। हाँ, मैंने सोचा था कि मेरा प्री अच्छा गया तो मेंस में दे के आता। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कौन-सा डिपार्टमेंट मिलेगा। मैंने सोचा बस दे हुँ। के आते हैं, अच्छा होगा तो जो मिलेगा वो एज़ सच ले लेंगे। बट अभी अभी खुशी हो रही है कि सीपीडब्ल्यूडी मिल गया। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिला है और बहुत अच्छी रैंक के साथ मिला है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन। विराग, हम लास्ट में इस बार जो बच्चा तैयारी करेगा 2026 के नोटिफ़िकेशन के बाद, जो अब जो आने वाला है, कुछ टाइम में आ जाएगा एसएससी का नोटिफ़िकेशन भी।
तो जो बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है एसएससी की, उसको क्या मैसेज आप देना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पा रहे हो, दूसरे में नहीं कर पा रहे हो और मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी उनके लग जाते हैं और बिकॉज़ ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन होता है इस तरह का। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप उन सभी कैंडिडेट्स को? सर फ्रेशर्स के लिए तो यही कि आप बस अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगे रहें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन के बाद एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो देगा एसएससी। तो आपको हुँ, टेक, नॉन टेक करते रहना है और बाकी जो जिसका एक अटेम्प्ट हो चुका है तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कैसे करना है। तो वो करेक्ट। बस अपने स्टडी को बैक करे, अपने रिविज़न को बैक करे, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबके साथ ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मेरा भी हुँ, सर महाट्रांस को एई में, डीडीए, जेईई में और इसरो टेक्निकल असिस्टेंट तीनों पेपर में मेरा 3-3 नंबर से रह गया था। तो वो बहुत कमी खल रही थी कि अपना होगा कि नहीं होगा, 1-2 नंबर से हुँ, रह जा रहा है, फिर ऐसा दिन आएगा कि हुँ, नहीं आएगा। बट वही है कि आप उसको रिविज़न से, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से, आप अपने आप को फिर उससे छोटे-छोटे लम्हों से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कि आज हुँ, आपकी ऐसे मॉक में अच्छी रैंक आई, अच्छे नंबर आए और वो फिर आपकी कंटिन्यूअसली आने लगेगी ना, रैंक अच्छी, मार्क्स अच्छे, तो आपको बिलीव हो जाएगा कि अब मैं बस क्लोज़ हूँ अपने पड़ाव की तरफ। बस मेरा एक दिन आ जाएगा, उसमें मेरा सब कुछ सही होगा और मेरा पूरा मेहनत मतलब उसमें रंग लाएगी। तो बस डटे रहना है, आप बस को नॉन टेक हुँ, को भी टाइम दीजिए, टेक को भी टाइम दीजिए। भले हुँ, नॉन टेक को थोड़ा कम टाइम दीजिए बट दीजिए, क्योंकि वो भी एक बहुत फ्री में ही बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है और नॉन टेक हुँ। आपको रेलवे के ऊपर में भी हेल्प करने वाली है। तो दोनों की तैयारी कर बिल्कुल, मतलब सबको बेसिकली बी एटलीस्ट कंसिस्टेंट, है ना? आपको एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंट बोलता हूँ हाँ, भले 5 घंटा दीजिए बट 5 से 6 घंटा एवरीडे। वो आपका ओके। बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हुँ, आपको देना ही है बस। और इसमें वही है कि फैमिली का बहुत मैं मतलब अपनी फैमिली को बहुत ये डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए कि एक घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखें कि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो, बच्चा बस लाइब्रेरी से आ रहा है, उसके लिए सब कुछ अच्छे से होना चाहिए मतलब। तो मैं करेक्ट। मतलब मतलब फादर को भी बहुत डेडिकेट करना चाहूँगा और पीडब्ल्यू की टीम तो है ही मतलब। जब मुझे कुछ आइडिया था नहीं 24 में कि क्या होता है इंजीनियरिंग के बारे में पूरा, तब मैं हुँ, आपसे जुड़ा था। आपसे मैंने मेजॉरिटी सॉइल मैकेनिक्स, स्टील, सबको पता है कितना वेटेज रखता है। बिल्कुल। हुँ, ये गेट में भी बहुत वेटेज रखता है सर, ये दोनों सब्जेक्ट। हाँ, इसके बेसिक्स डेफ़िनिटली, क्लियर हो गए तो वो जेईई वाला बच्चा गेट के भी अच्छे क्वेश्चंस कर सकता है, पीएससी करेक्ट। के भी अच्छे क्वेश्चंस कर सकता है। तो वही हुँ, आप जैसे टीचर्स अगर मिलेंगे तो फिर वो अब बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में भी काम आने ही वाला है। सिमरन मैम बिल्कुल। के लेक्चर्स हो, हुँ, शुभम सर के हो, कितने अलग-अलग सर्स के मतलब सबका मतलब ओवरऑल पैकेज है ना, तो वो सब हुँ, सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। वो टीम ही करेक्ट। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो और डाउट सेशंस भी होते थे बीच-बीच में, डीपीपी मिलती थी वो टाइम में, तो फिर हेल्प हो हुँ, जाता था वो। और मैराथन नहीं होते थे बिल्कुल, एग्ज़ाम से पहले, तो वो बस उसका पीडीएफ भी देख लिया तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा आपको करेक्ट, जो-जो करेक्ट। पढ़ा है आपने। नहीं, बिल्कुल विराग और बिल्कुल आपने सही कहा देखो यार, सिलेक्शन जो है वो एक पूरे इकोसिस्टम से होता है ना? कि आपने जो तैयारी करी, आपके जो मेंटर्स हैं, मेंटर्स का एक इकोसिस्टम जो है, फिर आपके घर के अंदर क्या माहौल है, फिर आपके फ्रेंडशिप कैसा है, आपने आपके कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ कैसा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप आपके आस-पास के लोग कैसे हैं। तो ये कोई एक सिंगल एस्पिरेंट की लाइफ नहीं होती है, ये बेसिकली पूरा एक इकोसिस्टम होता है और उस राइट इकोसिस्टम में जब आप एंटर कर जाते हो तो फाइनली अल्टीमेट रिजल्ट तो निकलता ही निकलता है ना? 1 साल लगे, 2 साल लगे, रिजल्ट ज़रूर निकलता है। जैसे घर में आपने बताया आपके पिताजी, माताजी सबने बहुत सपोर्ट किया और एक ऐसा एक एनवायरनमेंट रखा कि ताकि आप उसमें नर्चर हो सको, ताकि आपका मोटिवेशन हमेशा अप रहे, है ना? एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहे क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत सारा बच्चा तो डीमोटिवेशन से ही अपने आप को बाहर कर लेता है। पढ़ाई बहुत करी है, 10 घंटा पढ़ा है, 11 घंटा पढ़ा है, मेहनत पूरी करी है, लेकिन आस-पास वो इकोसिस्टम नहीं है, ताने मार रहे हैं कोई उसको या फिर आस-पास के दोस्त कह रहे हैं तेरे से तो नहीं हो पाएगा। तू वो कोई कह रहा है याद है तू 8th क्लास में फेल हुआ था, अब तेरे से कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो एक नेगेटिविटी जो आपके आस-पास आ जाती है, वो भी कहीं न कहीं आपके जो प्रिपरेशन को लंबा कर देती है और आपको डाउन फ़ील करवाती है। अच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर ऐसे इकोसिस्टम में आएँ, जहाँ आपको सब कुछ एक बहुत बेहतर तरीके से मिले और यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि यार डीपीपीज़ के थ्रू हुआ या गाइडेंस सेशन हुआ, टेलीग्राम पे सेशन लेकर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टेलीग्राम सेशन की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन हमें पता होता है कि जो क्लासेस में हम बहुत लंबी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कंटेंट ओरिएंटेड हमें रहना पड़ता है। तो जब आप टेलीग्राम पे आते हो तो हम उससे थोड़ा खुल के बातचीत करते हैं, थोड़ी आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और वो भी कहीं न कहीं बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। तो विराग बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके और बहुत अच्छी सीख मुझे लगता है बच्चों को मिली होगी, कंसिस्टेंट रहिए। हमेशा हर दिन सिचुएशन चाहे कैसी भी हो गिव अप नहीं करना है और अपने आसपास का इकोसिस्टम पॉजिटिव बना के रखिए, वो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू विराग टीम से जुड़ने के थैंक यू लिए सर, और अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।